हेलो क्लास 9 टेट स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका दूसरा नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ना, इसमें डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है इसका डेरिवेशन। तो प्लीज अच्छी तरीके से समझना एंड देखते हैं क्या है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जितना आपको समझ में आए उतना आपको कॉपी के अंदर नोट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। तो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका एक स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है, क्या कहता है देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक फोर्स के सहारे, एक फोर्स के थ्रू। तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। और देखते हैं क्या है दोस्त। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा, अच्छी तरीके से देखते हैं एक बार डायग्राम, फिर हम इस स्टेटमेंट वापस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, इसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को, दो प्लैनेट्स को कंसीडर किया है समझने के लिए। देखो, एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेनेट ही समझते हैं, प्लेनेट ग्रह, एक प्लेनेट 1 और एक प्लेनेट 2। इसका मास m1 है और मास m2 है, और जो डिस्टेंस है d है। क्या है? डिस्टेंस जो है वो d है। आप समझदार हो, इतना आपको समझ में आ रहा हो कि जो प्लेनेट 1 है उसका मास 1 है, जो प्लेनेट 2 है उसका मास 2 है, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसे d का नाम दिया गया है। और दोनों में फोर्स भी लग रहा है, जिसको मैंने F नाम दिया है। ठीक है, अब एक बार वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं क्या है। देखो क्या है। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये भी कहता है कि जो भी सिस्टम है ये, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास मतलब क्या दोस्त? देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब क्या भैया? अभी मान लीजिए आप 10 किलो के हो, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 10 होगा। जो ग्रेविटी आपको उतने तेजी से खींचेगी। ठीक है, तो जितने आप भारी होंगे उतनी ही तेजी से आप अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। तो और देखते हैं क्या है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भैया? देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों साथ में बढ़े। अभी मैंने पिछले वाले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, अभी भी बताता हूं कि दोनों साथ में बढ़े। फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो मास भी घटेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां पे भी ये शब्द आ जाए, ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब यही है कि जो डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जो भी डिस्टेंस स्क्वायर का, वो घटेगा बढ़ेगा, साथ में नहीं। फोर्स बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्लीज इसे याद रखना। इसका नाम मैंने दिया है डी, तो इसको डी स्क्वायर एक बार लिख देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे डी ही था डिस्टेंस, मैंने डी स्क्वायर लिखा है समझने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, एक बार वापस, कि जितना फोर्स होगा उतना डिस्टेंस कम होगा। अब मान लीजिए, मैं आपको एक अच्छी तरीके से बताता हूं, थोड़ा समझ में आए जल्दी से। अब आप मान लीजिए ये जो अपना शॉर्पनर है ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझने के लिए। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अपना अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण, ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप चीज एक नोटिस करना कि इसके बीच की जो फोर्स होगी वो बढ़ेगी और जो डिस्टेंस हो रहा है वो कम हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है। जब अट्रैक्ट हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। तो कहने का मतलब यही कि जब भी फोर्स बढ़ेगा मास भी बढ़ेगा। फोर्स इस पे अगर 10 किलो कोई ऑब्जेक्ट है तो 10 किलो फोर्स लगेगा, 20 किलो का है तो 20 किलो का लगेगा। और दूसरा कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अर्थ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। इससे फोर्स तो बढ़ रही है लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। और देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स, मास m1 एंड मास 2 m2 एंड डिस्टेंस d। मैंने वही लिखा है वर्डिंग में अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस व्हेन m1 इंक्रीजेस एंड m2 इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो और आगे देखते हैं क्या है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं F इज इक्वल्स टू बोला, माफ कीजिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, तो दो तीनों साथ में ही बढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस d बिटवीन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे दो अपना ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे जैसे अट्रैक्शन होगा वैसे वैसे जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, डिक्रीज होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलेंगे दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बोलोगे भैया इसको पता कैसे चलेगा कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस कैसे होता है? तो डायरेक्टली में कुछ इस तरीके से होगा, इनवर्सली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होगा कि 1 अपॉन में दे देगा, 1 ऊपर रहेगा और नीचे अपना जो भी रहेगा वो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में d² लिख दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, कंबाइन करेंगे, देखते हैं कंबाइन करने के बाद क्या हुआ। दोनों कंबाइन किया, आप बोलोगे कंबाइन क्यों किया? क्योंकि कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये साथ में लॉ है, लॉ फिजिक्स के अंदर हर एक चीज़ को कंबाइन करना पड़ता है। तो कंबाइन किया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में d²। ठीक है, तो देखो यहाँ जब भी याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट को लगाना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में d²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर मोस्ट ऑफ यही यूज होगा। ठीक है, G का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय G? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 M2 मतलब मास, D मतलब डिस्टेंस, F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार वापस, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 मास, D है अपना डिस्टेंस। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया हो। और देखते हैं क्या है। द SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। प्लीज इसे याद रखना, MCQ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आता ही आता है, ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन आपको रटना होगा, समझना होगा। समझ में आया तो समझना और ना रट लेना, क्योंकि SI यूनिट रटना ही पड़ता है, तो रट लेना। एंड द वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg²। प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप, अच्छी तरीके से इसको याद रखना, रट लेना, अपने नस के अंदर अच्छी तरीके से उतार लेना, अपने दिमाग के नस के अंदर से अच्छी तरीके से उतार लेना। ये MCQ उसके अंदर बहुत पूछा गया है, 10 की जगह 11 कर देंगे, 11 की जगह 5 कर देंगे, और इसमें ही ज़्यादा चेंजेस करते हैं, न्यूटन मीटर क्यूब कर देंगे, 1 कर देंगे। तो प्लीज़ इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ना, इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छे से रट लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्या है। अब मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, स्ट्रेंथ मतलब क्या अभी बताता हूँ आपको समझने के लिए। हाउ बिग ऑब्जेक्ट्स आर, हाउ मच दे मास दे हैव, हाउ फar अपार्ट दे आर। तो देखो इसका मतलब क्या था, मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतने ही उसकी मास होगी, याद रखना आप। ठीक है, और हाउ फar अपार्ट दे आर, और वो कितने दूरी पे हैं, दो चीजों पे इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों पास पास में हैं, तभी भी उनका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और दूसरा क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसका मास भी बहुत ज्यादा होगा। इससे दोनों स्ट्रेंथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बढ़ेगा, बढ़ते ही रहेगा, इंक्रीज पे रहेगा। और देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आखिर इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण क्या है, देखते हैं अच्छी तरीके से। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन मेनी नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचुरल इवेंट मतलब क्या भैया, जैसे भूकंप आ गया, नेचुरली आया, किसी ने अपने थ्रू नहीं किया, नेचुरली आया, नेचर के थ्रू आया। बारिश हो गया तो नेचर के थ्रू आया, और बाढ़ आ गया नेचर के थ्रू आया, उसे फिनोमिनन कहेंगे जो नेचुरल इवेंट हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचुरल इवेंट मैंने बताया आपको। तो 2-4 एग्जांपल हैं, देखते हैं क्या है। फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, ये जो फोर्स है इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये फोर्स अगर नहीं होता तो हम अर्थ पे अच्छी तरीके से जुड़े नहीं रहते, चिपके नहीं रहते, उड़ जाते। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें और हमारे अर्थ को जोड़ के रखा है, चिपका के रखा है। ठीक है दोस्त, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और जितने भी प्लैनेट्स हैं अराउंड सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। अगर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो प्लैनेट्स दूर दूर चले जाएंगे, कोई भी सन के चक्कर नहीं लगाएगा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, तो हम मर सकते हैं, हमारे लिविंग
बींग्स के लिए खराब, खत्म, हम खत्म हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्या है, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, और जो अर्थ के चारों ओर घूमता है अपना सन, तो सन भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, माफ करना। देन इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन फेलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट आखिर अर्थ पे कैसे गिरता है, क्यों गिरता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी हमेशा हर एक चीज को नीचे खींचती है। तो आशा करता हूं आपको इतना हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। ये मत सोचना कि भैया मेरे जो क्वेश्चंस हैं भैया हंसेंगे या फिर भैया रिप्लाई नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप स्टूडेंट्स। ये सोचना कि मैं आपका एक बड़ा भाई हूं, ऐसे सोच के पढ़ना है आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी, आराम शराब मत पूछना, पढ़ाई के रिलेटेड ही पूछना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जितना हो सके लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, देखो मैं भी उतना प्रैक्टिस अभी नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, गलत जहां क्या बोलना चाहिए वहां क्या बोल देता हूं, तो प्लीज इसे इग्नोर करना, आप समझने पे फोकस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अभी व्यूज तो थोड़े अच्छे आ रहे हैं, 10 20 50 इतने आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके समझिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद आप सभी का।